नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 15 लेक्चर में। ये आपका लास्ट लेक्चर है नॉर्मेलिटी। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नॉर्मेलिटी की। जो नॉर्मेलिटी है अपना, ये कंपटीशन का टॉपिक है, यानी कि आईआईटी मेंस, एडवांस, नीट, इसका टॉपिक है बोर्ड में, यानी कि ये टॉपिक नहीं आता है। अगर आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलकर भी देख सकते हैं, उसमें भी ना 11th में ना 12th में आपको नॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन क्या है, आपको एकदम यहाँ पे टकटकी लगा के देखनी है। इधर उधर कंसंट्रेशन भटका तो नॉर्मेलिटी गई। ठीक है, तो अपना कंसंट्रेशन भटकने नहीं देना, लगातार देखते रहिए किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए भाई, जो नॉर्मेलिटी हम लोग मोलरिटी के थ्रू समझेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी देखिए, नॉर्मेलिटी जैसे मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल नॉर्मेलिटी। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, सब धीरे धीरे इसी लेक्चर में सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस करके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर जाएंगे नॉर्मेलिटी का, बस बने रहिए साथ में। ठीक है, लिखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है। इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मोल्स की जगह क्या आ गया यहां पे, इक्विवेलेंट्स, प्रेजेंट इन किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट किससे होती है? एन से। एन इज इक्वल टू क्या होगा, इधर देखिए, एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम, यानी कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता था, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, यही तो मोलरिटी होती थी अपने प्रीवियस लेक्चर से, अपने को ये पता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये चीज। तो यहाँ क्या होगा, एन की जगह यहाँ आ जाता है ई। ई क्या है? इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स ई से रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन क्या आएगा, सेम चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बताइए भाई, वी से। ठीक है, तो यह मोलरिटी अलग चल रही है आपकी, मोलरिटी के थ्रू समझा रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन किस पे रखा है, इस पे। जैसे मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता था, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर आता है। आगे देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, एन क्या होता था, बहुत बात बताया है भाई, गिवन मास जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते थे, अपॉन मोलर मास। सही है, यही तो होता था, इसको M से रिप्रेजेंट करते थे। यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट या मास। ठीक है, एक ही बात है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये और देख लिए बस। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब भैया ये एन फैक्टर किस चिड़िया का नाम है, बहुत एन फैक्टर क्या होता है बताएंगे, बिल्कुल हर एक सब्सटेंस का एक एन फैक्टर निकलता है। कैसे पता करते हैं, हम लोग आराम से बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। ठीक है, बने रहिए बस। देखिए अब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो ये इस चीज को यहां पुट कर देना है, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन में। ये जो चीज है सेकंड वाली, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड
इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लगा दिए, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ई से, किसके बराबर आएगा, इस चीज को मैंने यहां लगा दिया, तो गिवन मास W अपॉन मोलर मास M अपॉन में क्या जाएगा n फैक्टर। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, यहां तक क्लियर करिए पहले। ठीक है भाई, अब देखिए ये n फैक्टर क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा W इंटू n फैक्टर अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास। W अपॉन M ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मोल्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, यहां से क्या आ गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि E बराबर क्या होता है, W बाई M क्या होता है, N इंटू N फैक्टर। ये आपका एक रिलेशनशिप बना। चलिए भाई, अपने पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर। अब आगे देखिए इस चीज को, इस इक्वेशन को, इसको मान लिए थर्ड है, ये थर्ड का जो वैल्यू है इसमें पुट कर दिए इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, n इंटू n फैक्टर अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि V इन लीटर। ठीक है भाई, अब देखिए नॉर्मेलिटी क्या हो गई, n अपॉन V, ये क्या होता है, यहां देखिए भाई ये क्या होता है, मोलरिटी, तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर, तो ये क्या आ गया, फाइनल रिलेशनशिप। ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, यहां अगर नोट पॉइंट लिखेंगे, यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि सबसे आसान तरीका नॉर्मेलिटी निकालने का कौन सा है, कि हम क्या करें, पहले मोलरिटी निकाल लें, फिर क्या करें, n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें। n फैक्टर है क्या, बस अभी बता रहे हैं, देखिए नो सॉल्व नॉर्मेलिटी क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी क्वेश्चंस क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट क्या चीज, मोलरिटी, देन मल्टीप्लाई इट बाई n फैक्टर, तो क्या मिल जाएगा, यू गेट नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, ये आपका नोट पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे n फैक्टर डिफरेंट सब्सटेंसेस के। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक नोट करिए, फिर n फैक्टर निकालते हैं। चलिए भाई बच्चा लोग, अब देखते हैं n फैक्टर्स। n फैक्टर सबसे पहले किसके लिए देख रहे हैं, n फैक्टर फॉर एसिड्स, किसके बराबर होता है, कि उसमें कितने H पॉजिटिव आयन है रिप्लेस होने वाले, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, या फिर बेसिसिटी के, यानी कि कितने H पॉजिटिव आयन है रिप्लेस होने वाले, इसी चीज को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। ठीक है, तो अब देखिए इधर एसिड्स हैं, उधर इनके n फैक्टर्स हैं। तो पहला एसिड HCl, जब H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है, अभी ये चीज आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या होता हो सकता है समझ में नहीं आए, जब आपको क्लास ये 11th का थर्ड चैप्टर आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तब आपके समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है। HCl जैसे इसका n फैक्टर होता है 1, H2SO4, H2SO4 में क्या होता है, H जो है वो O के साथ जुड़ा है, तो 2H है तो 2 आ गया। आप ये गलती मत कर दिया कि जितने नंबर ऑफ H है उतना ही मतलब n फैक्टर होगा, जैसे कि आपने ये सोचा कि H3PO4 है, इसमें 3H है, तो यहाँ पे 3n फैक्टर, ये सही है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें H3PO3 की, तो इसमें 3 नहीं है,
3 नहीं है, इसमें 2 है। क्यों 2 है वो देखिए, वो आप समझेंगे स्ट्रक्चर से। अगर H3PO3 के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सब चीजें आ जाएंगी आपको टाइम के साथ। क्या अभी इनिशियल लेक्चर चल रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीजें नहीं आती हों, लेकिन टाइम के साथ आपकी समझ में आने लगेंगी ये चीजें। देखिए अब ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो एक ऑक्सीजन तो इसमें चला गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक जो हाथ बचा, जो बॉन्ड बचा उसमें हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन सिर्फ 2 जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका क्या है, 2 एन फैक्टर है। इसी तरीके से H3PO2 में कितना होता है, 1। सेम रीजन है, क्या होगा, H3PO2 का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपके एन फैक्टर्स हो गए किसके, एसिड्स के, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, एन फैक्टर्स फॉर बेसिस। किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसी चीज को एसिडिटी भी बोलते हैं। देखिए भाई यहां बेसिस हैं, ये उनके एन फैक्टर्स हैं। देखिए जो लिखा रहे हैं ज्यादातर इन्हीं में से आ जाएगा, जो जितने लिखा रहे हैं बस इसी में से आ जाएगा, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। इधर देखिए जैसे अपना NaOH है, तो इसमें OH कितना रिप्लेसेबल वाला है, 1, तो 1 आ गया। MgOH है, MgOH का ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 OH दिख रहे हैं, तो कितना आ गया, एन फैक्टर 2। या फिर क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे कितने OH दिख रहे हैं रिप्लेसेबल, 2। इसी तरीके से AlOH का थ्राइस आ गया, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 3। जल्दी से नोट करिए, फिर सॉल्ट की बात करेंगे कि सॉल्ट में कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। चलिए भाई देखिए एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, ये कैसे आएगा, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टोटल चार्ज ऑन कटाइन। यानी कि जो NaCl है, NaCl मतलब कि जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, आयनिक होगा, तो उसमें जो भी कटाइन हो, जो भी अनाइन है, जिसपे जो चार्ज होगा टोटल चार्ज उसकी इक्वल होगा। अच्छा अगर अनाइन हो तो ये नहीं है कि एन फैक्टर नेगेटिव हो, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, टोटल चार्ज ऑन अनाइन का मैग्नीट्यूड लेंगे। देखिए अभी पता चल जाएगा कैसे निकालना है। इधर देखिए, इधर ये सॉल्ट्स दिख रहे हैं, सॉल्ट्स, इधर एन फैक्टर है, ठीक है भाई। तो यहां देखिए जरा, देखिए पहला सॉल्ट NaCl, तो Na पे पॉजिटिव, Cl नेगेटिव पे भी एक नेगेटिव, या Na पे एक पॉजिटिव, तो 1 आ गया। इसी तरीके से MgCl2, तो Mg पे कितना आएगा, डाई पॉजिटिव, या फिर Cl पे कितना आएगा, डाई नेगेटिव, ठीक है। अब आगे देखिए वही AlCl3, एल्यूमिनियम पे कितना जाएगा, +3, या Cl पे कितना जाएगा, सारे Cl पे -3। इसी तरीके से देखिए Al2SO4 थ्राइस, देखिए अब यहां देखिएगा इस पे कितना चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम ट्वाइस है, SO4 क्या है, थ्राइस है, SO4 थ्राइस है। तो एक SO4 पे, यानी कि एक SO4 पे कितना चार्ज आता है, -2। यहाँ पे कितने, 3, तो -2 × 3 = -6, तो -6 इस पे चार्ज आ रहा है, ASO4 थ्राइस पे -6 का चार्ज है, तो Al2 पे कितना होगा, +6 का चार्ज, तो इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, 6, ठीक है भाई। तो इस तरीके से टोटल चार्ज देखते हैं कि कटायन और अनायन पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है। किसी एक पे देखेंगे, कटायन पे देखेंगे या अनायन पे देखेंगे। अनायन पे देख रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है। आगे देखिए फोर्थ वाला, एन फैक्टर फॉर आयंस, तो ये क्या है, कुछ नहीं, चार्ज ऑन कटायन, या फिर
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अनायन। बहुत सिंपल, जो चीज अभी इसमें बताई है बस वही चीज है, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बता दी गई है बस। देखिए जैसे एन फैक्टर, सॉरी आइंस, यहां आएगा अपना एन फैक्टर। तो देखिए आयन जैसे अपना Mg डाई पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो इस पे एन फैक्टर कितना होगा 2, ठीक है। Cl नेगेटिव हो गया तो कितना होगा 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करनी है। इसी तरीके से अगर अपने पास कोई आयन आ जाए, जैसे अपना ये आ गया SO4 डाई नेगेटिव, तो कितना होगा इसका एन फैक्टर 2। Al थ्राइस पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम थ्राइस पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात करनी है और कुछ बात नहीं करनी। फ्लोरीन आ जाए, जैसे फ्लोरीन F नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और क्या होता है वही NO3 आ जाए, NO3 पे कितना चार्ज होता है -1 का, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से यानी कि एन फैक्टर किसके बराबर आएगा, आयन पे जो चार्ज है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सारा आप लोग नोट करिए फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालने हैं। पहला पार्ट देखते हैं क्या है, 5 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें क्या निकालना है, अपने को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। किसके बराबर होता है, अगर मोल्स की बात करें, अभी हमने अभी देखा क्या निकला था अपना, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो मोल्स कितने हैं 5, एन इंटू एन फैक्टर, ये तो निकला था अपना। एन कितना है 5, एन फैक्टर COH का ट्वाइस का क्या होता है 2, बेस है ना, वही 10। अब H3PO4 का देखिए वही, अब तो बहुत सिंपल है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा इसमें। 0.25 मोल है H3PO4 का, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.25। एन फैक्टर कितना होता है H3PO4 का, अभी देखा था एसिड वाला 3, कितना हो गया 0.75, ठीक है। इक्विवेलेंट्स 1.5 मोल NaCl, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 1.5 नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, NaCl का एन फैक्टर कितना हुआ 1, तो कितना आ जाएगा 1.5 इक्विवेलेंट। यहां पे देखिए भाई 4N दे रखा है, यानी कि 4 नॉर्मल का 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। तो बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सही है भाई, नॉर्मलिटी हमें दे रखी है 4, इक्विवेलेंट हमें बताने हैं। वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा 500 इंटू 1000 क्यों कर दिया, क्योंकि 500 को किसमें करना है, लीटर में कन्वर्ट करना। तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से 2 टाइम्स, और ये 2 से इधर डिवाइड कर दिया तो 2, इक्विवेलेंट कितना आ गया 2। 6 क्वेश्चन देखिए भाई, ये थर्ड क्वेश्चन छूट गया, तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ देख लिए इक्विवेलेंट कितना होगा 0.5 मोल है इंटू इसका एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, ये भी हो गया। तो अब देखिए 6 क्वेश्चन अपना, 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी कितनी है 1/5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 4 लीटर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ऑलरेडी लीटर में है, तो E इज इक्वल टू 4/5 या 0.8, ठीक है भाई। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका भी निकल आया। अब यहां देखिए भाई 7th वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सारे हलवा क्वेश्चन है एकदम। यहां देखिए नॉर्मलिटी क्या है 0.5, अपना इक्विवेलेंट क्या है मालूम नहीं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर। तो E कितना आ गया भाई 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। जल्दी से कोशिश करिए खुद करने की, नहीं हो तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अदरवाइज खुद ही करिए, बिल्कुल ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई क्या है, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको अभी लेक्चर के टाइम पे बता दिया था कि कभी भी क्वेश्चन आए क्या करना है, पहले मोलरिटी निकालनी। तो मोलरिटी निकालिए, मोलरिटी में अपन हो गए एकदम चैंपियन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सबसे पहले। तो 50 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा भाई, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 प्लस 16,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है कितने एटम 3, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48 विच इज इक्वल टू 100। ठीक है भाई, 100 ग्राम मोलर मास आ गया, तो 100 से डिवाइड कर दिए 0.001/2। सही है, एन आ गया, तो मोलरिटी कितनी आएगी, मोलरिटी आएगी एन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो एन कितना, हाफ, वॉल्यूम कितना अपने पास 500 मिलीलीटर, तो ये मिलीलीटर में, इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1। अपने पास मोलरिटी कितनी आ गई 1। अब नॉर्मलिटी निकालेंगे। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है भाई, कोई समस्या यहां तक, मोलरिटी अपनी 1 आई है, एन फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आएगा भाई बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CO3 पे आता है डाई नेगेटिव, कैल्शियम पे आएगा डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे चार्ज कितना है +2 का। सॉल्ट कैसे निकालते थे, इसी तरीके से तो निकालते थे, ये सॉल्ट है, कोई भी टोटल चार्ज ऑन कटायन या टोटल चार्ज ऑन अनायन हम लोग पता कर लेंगे, वही क्या होगा एन फैक्टर। तो यहाँ पे कितना आया 2, तो ये आ गया आपका 2, नॉर्मलिटी आ गई 2। क्वेश्चन नंबर, ये जल्दी से नोट करिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो, तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई, क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है, आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से, आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूं, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। नमस्कार। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे होगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड दी नॉर्मलिटी ऑफ 4.1 ग्राम ऑफ H3PO3 प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। आप कोशिश कर लिए जल्दी से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमें नॉर्मलिटी निकालनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले मोलरिटी निकालेंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 4.1 ग्राम। अब मोलर मास H3PO3 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ H3PO3, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 3 प्लस फॉस्फोरस 31 होता है। वही मोलर मासेस, एटॉमिक मासेस सारे याद करा दिए थे ना। और ऑक्सीजन क्या होगा 16 × 3, एक ऑक्सीजन का 16, 3 एटम है तो 3, तो 3 + 31 + 16 3 जा 48। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी। अब आगे देखिए, 31 + 3 34 + 48। ठीक है भाई, तो ये अपना कितना आ गया, वो 8 4 12 82 ग्राम के बराबर। सही है, यहाँ 82 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट है, पॉइंट उठाया, 1/10 बढ़ा दिया, तो ये 2 टाइम्स कट आउट हो गया, तो 1/20।
नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 1/20। अब आगे देखिए मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में दे रखी है, मिलीलीटर में, तो इसको लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 ऊपर चले जाता था, ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से 1/2 टाइम्स, तो 1/20 अपॉन 1/2, ठीक है, तो यहीं के यहीं कैंसिल आउट कर दो, तो 1/10 आंसर रहेगा। ये कितना आ गया 0.1 मोलर, इसकी क्या आ गई, नॉर्मलिटी आ गई, सॉरी ये क्या निकला है, मोलरिटी निकली है। अब नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नॉर्मलिटी में क्या करते हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी है 0.1, एन फैक्टर कितना होगा H3PO3 का, अभी बताया एसिड वाली में, एन फैक्टर कितना बताया था 2, ये कितना आ गया 0.2 इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 0.5 ग्राम ऑफ अ बेस, कोई बेस है जितना कितना है 0.5 ग्राम, बस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 मिलीलीटर ऑफ 0.3 नॉर्मल एसिड। एसिड है कोई, उसके 0.3 नॉर्मल का, उसके 100 मिलीलीटर से क्या होता है, एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है, जो बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, एसिड के इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इसका मतलब है न्यूट्रलाइज होने का मतलब ये है। तो हमें क्या बताना, फाइंड इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लगा देंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हमें इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालने हैं, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। 100 मिलीलीटर दिया है, 0.3 नॉर्मल एसिड है, तो जो पहले करते आ रहे हैं वही करना, कुछ नहीं करना नया। नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है अपने पास 0.3, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होती है इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। देखिए भाई नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है अपने पास 0.3, इक्विवेलेंट्स पता नहीं है, वॉल्यूम इन लीटर कितना है 100 इंटू 1000, ठीक है। तो ये 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई 0.3/10, तो ये आ गया 0.03, ठीक है भाई। तो ये आ गए आपके बेस की इक्विवेलेंट। चलिए भाई आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट होगा, ये चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। जय हिंद।